हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 एससीईआरटी का, जो कि है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपके पहला चैप्टर के बारे में बता दिया था और उसका लिंक आपका टी बटन में है। आप उस पर क्लिक कर पहला वीडियो को जरूर देखिए, जो कि है भूगोलिक खोजें। वो वीडियो भी मैंने शानदार तरीके से बनाई थी, जिसमें मैंने कम पॉइंट में ही सारे चैप्टर को कवर कर दिया था, जो कि 1 पेज नोट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चैप्टर भी मैं आपको शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं, आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है, वही पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका बीपीएससी आप तैयारी कर रहे हैं 3.0 या 4.0 की आने वाला जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। 6 से 8, 9, 10 आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी और बाद में अमेरिगो वेस्पुची ने इसको विस्तार रूप से सर्च किया था। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। अमेरिका की खोज होने के बाद वहाँ पर अलग अलग देश जाकर उपनिवेश बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन थे। और वहाँ से वो लोग वहाँ के जो मूल निवासी थे, आदिवासी थे, उसको रेड इंडियंस बोला गया। यह भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग देश, यूरोप के देशवासी जाते हैं, वहाँ पर उपनिवेश बनाते हैं और उपनिवेश बनाने के बाद वहाँ पे जो भी उनको बहुत बड़ा खनन मिलता है, अन्न मिलता है, एक भूखंड मिल जाता है उनको, तो वहाँ से वो दोहन करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में जो है स्पेन और पुर्तगाल दोनों गए थे, उसके बाद अलग अलग देश गए, उसके बाद आपका डच गए, फ्रांसीसी गए और औद्योगिक क्रांति के बाद आपका इंग्लैंड भी वहाँ पर चला गया था। तो जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंग्लैंड वहाँ पर जाकर कब्जा करने लगा था, तो बाद में उसने पुर्तगाल और स्पेन को ज़्यादातर वहाँ उपनिवेश से हटा दिया था और खुद कब्जा कर लिया था। तो आधे पर वहाँ पर अफ्रीकी उपनिवेश था, तो आधे पर इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंग्लैंड वासी जो कि इंग्लैंड में रहते थे, वहाँ पर 2 तरह के धर्म माने जाते थे। ब्रिटिश वासी जो ज़्यादातर लोग थे वो एंग्लिकन मत वाले थे, जबकि बाकी जनता जो ब्रिटिश वासी जो थे वो प्यूरिटन को मानती थी। तो समय समय पर उन दोनों में मतभेद होते रहते थे। तो बहुत सारे इंग्लैंड वासी जो है वो अमेरिका में जाकर बस चुके थे, जो प्यूरिटन को मानते थे। ठीक है, वो वहीं पर जाकर बस गए और वहीं पर रहने लगे, वहीं पर अपना बसेरा बना लिया, यानी कि अमेरिका में ही। तो उसके बाद क्या होता है कि इंग्लैंड वहाँ पर उपनिवेश बना लेता है और वहाँ से क्या करता है, व्यापार करना शुरू कर देता है। तो इंग्लैंड का माइंडसेट आप जानते हैं, वो क्या करता है कि उपनिवेश क्या होता है कि जो वो एक बड़े भाग को देखते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, उसके संसाधन को वो दोहन करने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से संसाधन को दोहन करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर जाकर इंग्लैंड के ही वासी जाकर वहाँ पर अस्थायी रूप से रहने लगे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही अमेरिका की खोज हुई थी, वहाँ पर अलग अलग देश जाकर उपनिवेश बनाने लगे थे। बाद में औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड और फ्रांस भी चले गए थे और वहाँ पर बाकी जो देश थे उनको वो लोग हरा दिए थे। तो इंग्लैंड और फ्रांस में भी अमेरिका में युद्ध होते रहता था पूरी तरह से उपनिवेश बनाने के लिए। तो इसी को लेकर सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बीच, 7 सालों का, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इसके बाद क्या होता है, इस युद्ध में इंग्लैंड फ्रांस को हरा देता है। ठीक है, इंग्लैंड क्या होता है, फ्रांस को हरा देता है। तो वहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे कारण थे। एक तो जो ब्रिटिश वासी थे वहाँ पर जाकर बस गए थे और अपने आप को अमेरिका वासी कहने लगे थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिगो वेस्पुची जाकर उसका नाम अमेरिका रख दिया था और वहाँ के रहने वालों को अमेरिकन बोला जाने लगा था। तो जो ब्रिटिश वासी थे वहाँ जाते थे और वहाँ पर संसाधन का दोहन करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश वासी ही जाकर वहाँ पर ऑलरेडी बस चुके थे, वो कहते थे कि आप एक प्रतिनिधि दीजिए और संसद में बिठाइए, उसके बाद यहाँ से हमारा व्यापार होगा, नहीं तो व्यापार नहीं होने देंगे। और तरह तरह के इंग्लैंड वासी जो थे वो अमेरिकन पर कर लगाते थे। तो समय समय पर क्या होता था कि जनता के बीच भी जो रोष है वो उत्पन्न होने लगा था धीरे धीरे, लेकिन वो इंग्लैंड के खिलाफ क्रांति नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें फ्रांस भी था और अभी वहाँ के जो
इंग्लैंड वासी बचकर अमेरिकन बन चुके थे, उनके पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे, उतनी संख्या नहीं थी कि वो इंग्लैंड से भी लड़ सके और फ्रांसीसी से भी लड़ सके। तो जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई होती है तो फ्रांस हार जाता है, तो उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है अमेरिका को आज़ाद करने के लिए। तो क्या करते हैं, उसके बाद वहाँ पर क्रांति होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस में 7 सालों का जो युद्ध हुआ था उससे इंग्लैंड को बहुत नुकसान होता है, और उस नुकसान को भरपाई करने के लिए इंग्लैंड अमेरिका पर एक कर लगाता है जिसको बोलते हैं स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट आपको 1765 में लगाया जाता है। उस समय प्रधानमंत्री ग्रैन विले थे जिन्होंने 1765 में स्टाम्प एक्ट लगाया था। स्टाम्प एक्ट लगाने के बाद अमेरिका वासी उसका विरोध करते हैं, लेकिन उस लेवल पर विरोध नहीं हो पाता है। फिर आगे और भरपाई करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिया जाता है 1767 में, ठीक में। तो जब उपभोक्ता वस्तुओं पर 1767 में ब्रिटिश वासी ने अमेरिकन पर कर लगा दिया था, तो वो बौखला गए, और उसके बाद बौखलाने के बाद वो वहाँ पर क्रांति करना शुरू कर दिए। उसके बाद एक सैमुअल एडम्स थे। सैमुअल एडम्स ने बोला प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि आप हमारा प्रतिनिधित्व रखिए संसद में, वो हमको प्रेजेंट करेगा, उसके बाद ही हम कर देंगे। यहाँ पर हुआ क्या था कि अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधित्व अमेरिकी संसद में नहीं, ब्रिटिश संसद में नहीं था, ठीक है। वो चाहते थे कि हमारा जो नेता हो, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला, वो जाकर वहाँ पर बैठे, उसके बाद ही हम कर देंगे। तो उपनिवेश जब भी ब्रिटिशवासी कहीं पर भी उपनिवेश बनाती थी तो वो बस व्यापार करने के लिए और वहाँ के संसाधन को दोहन करने के लिए ही बनाई जाती थी। भले ही वहाँ पर जाकर ब्रिटिशवासी ही क्यों ना बस गए हो, लेकिन वो उनके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था, ठीक है। इसलिए सैमुअल एडम्स ने बोला कि अगर आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है आपके पास, और तो हम कोई किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। तो ये लाइन आपको हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किसने बोला था? ये सैमुअल एडम्स ने बोला था, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया, और उसके बाद वहाँ पर स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियाँ नामक संस्थाएं बनाई गई। उसके बाद क्या होता है, थॉमस पेन एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कॉमन सेंस नामक पत्रिका लिखा था और 1776 में ये लिखा था, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि कॉमन सेंस में उन्होंने चीज़ें बताई थी कि सरकार को क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और अमेरिका से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने अपने कॉमन सेंस में बताई थी, ठीक है। उस समय जब ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही थी, उस समय ब्रिटिश का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय उस समय ब्रिटिश का राजा थे। अब इसके बाद लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, मेन पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? बोस्टन टी पार्टी से, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण कौन था? तो वो था बोस्टन टी पार्टी। ये क्वेश्चन भी आता है। बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुई थी, और इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशवासी थे वो भारत में चाय उगाते थे, और चाय को तोड़कर वो पहले ब्रिटिश में जाता था, वहाँ से प्रोसेसिंग होकर चाय बनाकर पत्तियों का चाय बनता था, और उसके बाद अलग अलग उपनिवेश में वो लोग भेजते थे और सेल करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश जो राजा था उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकार प्राप्त कर लिया कि वो डायरेक्ट भारत से चाय को अमेरिका में बेच सके। ऐसा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, और भारत से चाय लेकर एक जहाज बोस्टन, एक जगह है बंदरगाह है बोस्टन अमेरिका में, वहाँ पर पहुँच गया था। तो पहले ही बहुत सारे कर ब्रिटिशवासी के द्वारा लगाया जा चुका था अमेरिका पर, उससे वहाँ के जो जनता थी वो पहले ही क्रांतिकारी करने के मूड में थी। तो जैसे ही जहाज़ आपके बोस्टन बंदरगाह पर पहुँचती है, वहाँ पर जो वहाँ के निवासी है, जो अमेरिकन है, वो क्या करते हैं कि वहाँ के आदिवासी, जो कि रेड इंडियन, मैंने आपको बताया, रेड इंडियन के बेस में पहुँचते हैं बंदरगाह पर, और बोस्टन बंदरगाह पर पहुँच कर जहाज़ में जितने भी चाय रखे रहते हैं, चाय की पेटियों को उठाकर वो समुद्र में फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रिटिशवासी जो थे वो उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देती है, और वहीं से क्रांतिकारी होने लगता है, ठीक है। तो इस घटना के बाद 5 सितंबर 1774 को अमेरिका के जितने भी उपनिवेश थे, अमेरिका में 13 अलग अलग उपनिवेश थे, तो उन 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक महासम्मेलन किया 5 सितंबर 1774 की, जो कि शहर था फिलाडेल्फिया, और उन्होंने पास किया कि वो अब ब्रिटिश कानून को नहीं मानेंगे और ब्रिटिश से व्यापार नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने
इस सम्मेलन में उन्होंने कहा। ठीक है, उसके बाद अमेरिका सैनिक और अमेरिका के जो जनता थे और ब्रिटिश सेना के बीच पहला संघर्ष होता है 18 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में। 18 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष होता है अमेरिकी जनता और ब्रिटिश सेना के बीच में। उसके बाद दूसरा महासम्मेलन होता है 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में। ये 2 महासम्मेलन हुए थे। ये आपको हमेशा पूछा जाता है कि दूसरा महासम्मेलन कब हुआ था, पहला सम्मेलन कब हुआ था, संघर्ष कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। और 4 जुलाई को ही आपको टॉमस जेफसन ने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र दे दिया था, यानी स्वतंत्रता अमेरिका की स्वतंत्रता को घोषित कर दिया था। उसने बोला था कि अब हम लोग ब्रिटिश कानून को नहीं मानेंगे, अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। 4 जुलाई 1776 को ही ये हो चुका था और टॉमस जेफसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया था। और 4 जुलाई को ही देखेंगे तो अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को ही। भले ही उसके बाद लड़ाई होने शुरू हो जाती है अमेरिकन जनता और ब्रिटिश सेना के बीच, तो उसमें जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति बनाया जाता है। जो ये सम्मेलन हुआ था उसमें से जॉर्ज वाशिंगटन एक बहुत ही सेना नेतृत्व करने वाले थे, इसलिए उनको सेनापति बना दिया गया कि आप नेतृत्व करिए हमारा। और उन्होंने बहुत अच्छे से अमेरिका की लड़ाई लड़ी थी और इसमें अमेरिका की ही जीत हुई। तो ये लड़ाई खत्म हो जाती है पेरिस संधि के द्वारा 3 फरवरी 1783 को, जो कि बोस्टन टी पार्टी से शुरू होता है 1773 से। उसके बाद 1783 तक चला और 3 फरवरी को पेरिस सम्मेलन हुआ था। पेरिस आपका फ्रांस में एक जगह है। और 3 फरवरी 1783 को पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका को ब्रिटिश ने आज़ाद कर दिया। तो कहा था कि आप आज़ादी ले सकते हैं। उसके बाद अमेरिका खुद का संविधान बनाता है, संविधान बनाना शुरू कर देता है, जो कि 1787 में बनकर तैयार हो जाता है और उसको लागू कर दिया जाता है 1779 में 1789 में। ठीक है, 1789 में अमेरिका संविधान को लागू कर दिया जाता है। अमेरिका संविधान पहला लिखित संविधान था, क्योंकि इससे पहले लिखित संविधान कहीं नहीं था। और अमेरिका ने अपने आप को गणतंत्र घोषित कर दिया था। गणतंत्र मतलब जहाँ पर चुनाव हो सके, लोगों के द्वारा जो वहाँ की सरकार थी वो वोट दे सकते थे और लोगों को अपने नेता को, अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते थे। तो पहला लिखित संविधान कहाँ पर लागू हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, जो कि अमेरिका का संविधान 1789 में आपको लागू हो गया था। ठीक है, 1789 में लागू हो गया था। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही संविधान लागू हो जाता है तो कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि उसमें था कि एडमंड स्मिथ ने लेसेस फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया था। मुक्त व्यापार में क्या होता है कि उसमें कोई भी आकर आपका व्यापार कर सकता है, किसी एक कंपनी का उस पर अधिकार नहीं होता है। कोई भी कंपनी आकर व्यापार कर सकता है। तो एडमंड स्मिथ ने लेसेस फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया था। अमेरिका वासी भी उसको एडॉप्ट करते हैं, मुक्त व्यापार को एडॉप्ट करते हैं। और उसके बाद मौलिक अधिकार, यहाँ पर जगह नहीं था, नीचे आपको नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मौलिक अधिकार को लागू किया जाता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? जैसे कि आपको पढ़ने की आज़ादी है, आपको कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, आपको कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। ये सारे मौलिक अधिकार है जो कि हमारे संविधान में भी है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो ये अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ लागू किया गया था? ये भी अमेरिका में ही लागू किया गया था। इसके बाद एक और चीज़ अमेरिका वासी ने एडॉप्ट किया था, वो था मोंटेग्यू का शक्ति पृथक्करण। मोंटेग्यू का शक्ति पृथक्करण, ये क्या था? तो मोंटेग्यू ने एक सिद्धांत दिया था शक्ति पृथक्करण का। शक्ति पृथक्करण में क्या होता है कि जो भी शक्तियाँ होती है सरकार की, उसको बांट दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई भी कानून बनता है वो संसद में बनता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट यानी कि हमारे मंत्री और पुलिस करते हैं और उस पर कोई पालन नहीं होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसको जो भी शक्ति है उसको बांटने का सिद्धांत जो है वो मोंटेग्यू ने दिया था और अमेरिका ने इनके सिद्धांत को एडॉप्ट किया था। यानी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को अमेरिका ने पहली बार अपने यहाँ लागू किया था। और ये दोनों मौलिक अधिकार और मोंटेग्यू का पृथक्करण, ये दोनों हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद
एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पे नीचे जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जो अमेरिका की पूरी स्वतंत्रता संग्राम था, अमेरिकी जनता तो लड़ रहे थे, लेकिन साथ में फ्रांसीसी सेनापति लफायते भी उसमें लड़ रहे थे। यानी कि फ्रांसीसी भी अमेरिका का पूरा साथ दे रहा था उसको आज़ाद कराने में। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस में क्या हो रहा था कि उपनिवेश को लेकर पहले ही लड़ाई हो रही थी, और फ्रांस जो कि शतवर्षीय योजना में फ्रांस हार गया था, तो वो इंग्लैंड से बदला लेना चाहता था और चाहता था कि अमेरिका आज़ाद हो जाए। इसलिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, सेना भी भेजी थी, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लफायते कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। आप देख सकते हैं मैंने एक बोर्ड में ही सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता दिया है, और इससे बाहर कोई भी चीज़ें इस चैप्टर में नहीं आ सकती है। एक पेज में ही एक सारा आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।